आज हम लोग जो हमारा नया सेशन जेआईबी का शुरू हो रहा है और जेआईबी के सेशन में सबसे पहले अगर हम जेआईबी या सीआईबी कर रहे हैं तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक्स हमको किस तरह से तैयार करने चाहिए, उनकी वेटेज क्या होती है। तो आज हम इसको लेके आए हैं आपका जेआईबी का पीपीबी का पेपर, जिसको हम फर्स्ट पेपर भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पेपर है, इसमें बुक की अगर बात करें, काफी मोटी बुक है। आपके सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से मोटी बुक है। तो ये जो बुक है, आपको इस बुक को कैसे कवर करें और हमारी क्लासेस जब चलेंगी तो हम लोग कैसे उसको कवर करेंगे, तो इस बारे में बात कर रहे हैं। और स्ट्रेटजी बताएंगे कि कौन से टॉपिक को आप ज़्यादा समय दें, अच्छी तरह पढ़ें, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें। और अभी जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें पूरी बुक पढ़नी चाहिए। नो डाउट मेरे पास इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। रीजन क्या है, जेआईबी करने के साथ साथ आप बैंकिंग में हैं, बैंकिंग की जो जनरल बैंकिंग वो अच्छी तरह सीखेंगे। कोई भी प्रमोशन एग्जाम होते हैं उसमें इनके क्वेश्चंस अक्सर मिल जाते हैं। तो आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देती है। और किसी भी बैंकर को ये जेआईबी या डीबीएफ, डीबीएफ इक्वलेंट टू जेआईबी होता है, इस डिप्लोमा को जरूर कर लेना चाहिए या जेआईबी को जरूर कर लेना चाहिए। अगर जेआईबी आपने किया हुआ है और बहुत अच्छी तरह पढ़ के किया हुआ, तो आपको बैंकिंग के कॉन्सेप्ट, बैंकिंग के लॉ, बैंकिंग की जो अकाउंटिंग है उसके बारे में बहुत ही क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आपकी नॉलेज अच्छी होती है। आप बैंक में कोई भी काम करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होके करते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम लोग चलते हैं उस सिलेबस की ओर जो आज हम आपको कवर कराने वाले हैं। कवर कराने का मतलब कि उस सिलेबस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको कवर करनी है। ये देखिए आपकी अपना स्क्रीन पर वो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो पीपीबी का पेपर है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं तो एडिशन की बात करूं और उसके कलर की बुक की बात करूं तो ग्रीन कलर की बुक है, ग्रीन ब्लू कलर की। और इसमें जो है जो मॉड्यूल्स हैं आपके 5 मॉड्यूल्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये मॉड्यूल सबसे लेटेस्ट है, पहले बुक में नहीं होता था। और एथिक्स नाम का मॉड्यूल है। बाकी ये ट्रेडिशनल मॉड्यूल हैं। पहला वाला है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और यकीन मानिए कि ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू मिलता है। ठीक है। उस फाइनेंशियल सिस्टम में आपका चाहे बैंकिंग हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, इंश्योरेंस हो, रेगुलेटरी हो, और इस समय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब चीज़ में कवर होती है। म्यूचुअल फंड है, शेयर है, इंश्योरेंस है, ठीक है, डिपॉजिटरीज हैं, शेयर के टाइप्स हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। और आरबीआई के फंक्शंस की बात इसमें की गई है, आरबीआई के रोल की बात की है, बैंकिंग रेगुलेशन की बात की है, फेमा की बात की है, और इसमें बेसिक जो है बेसिल की बात भी करी है। तो ये जो पूरा मॉड्यूल है ये आपके स्क्रीन पर है, इस तरह देखिए। यहाँ देखिए एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हम लोग स्टार्ट हमेशा इसी से करते हैं। हम लोग स्किपिंग नहीं करते, बीच में कोई टॉपिक को लेने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल ग्रेजुअल और सीक्वेंशियल, जिससे आपकी एक टॉपिक पर पकड़ बहुत अच्छी होती जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, और उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन। यहाँ तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझते हैं और बैंक को रेगुलेशन से रिलेटेड बात सुनते हैं। बैंकिंग कितने तरह की होती है, रिटेल, होलसेल, इंटरनेशनल, जिसमें एडीआर, जीडीआर और पार्टिसिपेटरी नोट होता है। यानी इंडिया या इंडिया के बाहर के बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग किसी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ मनी मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, और फेमा की बात की गई है। तो फेमा आपने देखा होगा, किसी को याद है कि फेमा आपने कब किया था? कोई लोग आंसर कर पाएंगे? जो लोग पुराने हैं वो बता दीजिए। फेमा हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट जब हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें किया था हमने। कोई लोग पुराने अगर इसमें हैं तो वो शायद जानते हैं कि लास्ट में जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, जब एग्जाम टाइम में टॉपिक लेते हैं, तो उस समय हम लोगों ने फेमा को कवर किया था। ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात कर रहे थे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा कंप्लीट जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, बैंकिंग रेगुलेशन, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, बैंकिंग के टाइप,
अब यहाँ पे आया रोल ऑफ मनी मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट के बारे में इसमें और फेमा। फिर यहाँ पर देखिए आपको शेयर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट और सेबी के बारे में बताया गया इस टॉपिक में आपको। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन्स, यहाँ पर जब हम टॉपिक में जाएंगे तो पेंशन के बारे में, और बैंक अश्योरेंस एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDAI जो है, जिसका IRDA नाम था बाद में IRDA हो गया। फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग सर्विसेज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट में हम लोग LC की बात करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम हम बेसिल बोलते हैं, और अलायंस मर्जर एंड कंसोलिडेशन, सिबिल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में है, और BCSBI के बारे में, और रिसेंट डेवलपमेंट में। अब इसमें मार्किंग की बात करूं तो हमारा जो ये टॉपिक है इसमें से 2 मार्क्स के, कैपिटल मार्केट में 2 मार्क के, मनी मार्केट में से 3 to 4 मार्क्स से होते हैं, 1 मार्क्स का यहाँ पे, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स भी होता है क्योंकि LCS में बेसल में से 3-4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसमें होता है, 1-2 क्वेश्चन इसमें होता है। तो अगर आप देखेंगे इसको इन टोटल तो ये हमारा करीबन जो है 20 से 25 मार्क्स का होता है, 20 से 25 मार्क्स का होता है। ये पहला पेपर है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी है, जिन लोगों ने ढंग से पढ़ा है उनके आगे भी काम आ सकता है, और प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल बी की। मॉड्यूल बी से हमारी जो बैंकिंग, एडवांस बैंकिंग, जिसको सिर्फ बैंकर ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है, उसको कवर किया गया। तो फंक्शन ऑफ ए बैंक, उसमें हमारे बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप को कवर किया गया, उसके बीच की स्पेशल रिलेशनशिप को। इसमें 3 to 4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका LRAB के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, आप यहाँ करेंगे तो वहाँ भी फायदा मिलेगा। पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल, ये अगेन LRAB में भी जाता है क्योंकि उसमें भी जो चेक कलेक्शन के केसेस आते हैं उसमें वेरियस टाइप के अकाउंट की ओपनिंग की क्या क्या मेथड हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देते हैं, ये आते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता है AFB में भी और आपका LRAB में भी, दोनों में ही कवर होता है। और एंसिलरी सर्विस, कौन कौन सी एडिशनल और एंसिलरी सर्विस पर रहता है। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की बात इसमें की गई है और इसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ पर ये एडवांसेस से रिलेटेड टॉपिक है, जो लोग एडवांसेस में वर्क करते हैं, एडवांसेस वालों को ये टॉपिक थोड़ा सा ठीक लगेगा। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस अगेंस्ट इसका पार्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस अगेन फाइनेंस इसका हो सकता है, MSME फाइनेंस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सब फाइनेंस के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जितने भी लोग हैं इनको फाइनेंस करने के लिए इसमें बनाया गया है। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, पर्सनल लोन और लोन्स का डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं LRAB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये 3 to 4 मार्क्स आराम से देते हैं आपको। NPA में से अगेन 2 to 3 मार्क्स, अब न्यूमेरिकल भी इसमें NPA में आता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी जो आजकल चल रहा है वो चीज़ में कवर होती है। ये भी पूरा एडवांसेस का है, तो एडवांसेस का देखें 8 to 10 मार्क्स यहाँ पर एडवांसेस कवर करता है, और मिसलिनियस सर्विसेज है यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा, ये मॉड्यूल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका 18 to 22 मार्क्स के आसपास इसमें से अगेन फिर आते हैं। और अगर हम अगले मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल D है, मॉड्यूल C है, जो कि पूरा पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों, आप देख रहे हैं इस मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा पेज नहीं, इवन 100 से कम पेजेस हैं, और 100 से कम पेजेस हैं, 6 यूनिट हैं। ये आपका पूरा पूरा जो कवर करता है वो आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट कवर करता है। तो यहाँ पहला क्या है, कंप्यूटेशन के एसेंशियल है, और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, डिजिटल बैंकिंग में हम लोग कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को पहुंचाते हैं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और EFT सिस्टम क्या होता है। NPCI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्शन एंड ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी कंसीडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स इन बैंक। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, और आपको इसमें से 2-3 टॉपिक, एक ये वाला और एक NPCI वाला, ये दोनों टॉपिक आपके CIB में भी वर्क करते हैं। अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे देते हैं और क्वालिफाई होते हैं, और CIB का अगर ओल्ड सिलेबस का एग्ज़ाम हुआ
अगली बार, मतलब ये तो कमिंग में तो होगा, लेकिन उससे अगले बार अगर हुआ तो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। उसके बाद आता है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसमें आराम से 20 के आसपास मार्क्स इसमें आ सकते हैं। मतलब ऐसे मार्क्स हैं जो आप प्रिपेयर करेंगे तो जरूर आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें बात होती है मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर और प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे, प्राइसिंग कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, चैनल मैनेजमेंट। और चैनल मैनेजमेंट का मतलब है कि किन किन चैनलों से हम ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस ये सब करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आपके लिए होता है। अब जिन्होंने जो लोग एमबीए परस्यू करके आए, एमबीए को पूरा करके आए हैं, उनके लिए मार्केटिंग मॉड्यूल अच्छा रहता है। अब बात आती है एथिक्स की। देखिए आपके आप लोग स्कूलिंग में थे तो शायद कोई ऐसा बुक वगैरह या कोर्स एथिक्स नाम से नहीं होगा, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी को बेस्ड अगर हम करें तो साइकोलॉजी पे बेस्ड ये जो मॉड्यूल है ये है, क्योंकि आपके बिहेवियर साइंस की बात करता है। इसमें क्या है, एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, बैंकिंग है, उसकी एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव है। ये थोड़ा सा क्या है, एक एक स्पिरिचुअल टाइप का यूनिट है। इसमें इसमें आपका बैंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक लेमैन जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या चीजें हैं, तो इसमें इसीलिए एथिक्स क्या है और बिजनेस एथिक्स क्या है उनको अलग अलग कवर किया गया है। उसके अलावा एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल की बात की गई है। एथिकल डिलेमा, कब आप फंसते हैं कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वर्क एथिक इन द वर्क प्लेस, बैंकिंग एथिक्स, चेंजिंग डायनामिक। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है 60-70 पेजेस का है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो हालांकि हर बार काफ़ी इसका वेटेज रहता है, इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि अब इनको कवर करने के लिए कैसे करें। आप लोग देखो, सबसे पहली बात, आपकी सीट, आप जहाँ काम करते हैं, अगर आप उसके सराउंडिंग में, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप उसके सराउंडिंग में थोड़ा सा विजिल हो जाते हैं, जो भी काम बैंक में कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश कीजिए। मीन्स हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आपका जेआईबी हेल्प बहुत हेल्पफुल रहेगा। हर चीज में क्वेश्चन करिए, आप मन में क्वेश्चन करिए अगर आप पूछ नहीं सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए या हमारे साथ शेयर करिए, ऐसा क्यों करते हैं। और डे टू डे बैंकिंग जो हो रही है, कैश लेना, अकाउंट खोलना, ट्रांसफर करना, आरटीजीएस करना, पेमेंट करना, लोन देना, ये सारी बैंकिंग इस हमारे पीपीबी में कवर होती है। और कुछ लॉ पॉइंट से भी और कुछ प्रैक्टिस पॉइंट से भी, दोनों तरह से कवर होती है। 5 मॉड्यूल्स हैं इसमें। और हम लोग जब पढ़ेंगे तो पहले 1-2 क्लास हमारी विदाउट बुक हो सकती है, क्योंकि उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आपको लिंक करने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके आप लिंक करिए, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा खत्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा आपको और भी कुछ बताऊंगा मैं कि आपको एग्जाम पास करने के लिए क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जो एग्जाम पास हो। तो यहाँ पर बात आई, जिस सीट में आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क को पूरा समझिए। अपने जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स से काफी कुछ पूछिए कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक। और सबसे बड़ी बात है, अगर जिस कागज को आप हाथ में ले रहे हैं उसको एक बार आप कंप्लीटली रीड कर लेते हैं, तो रीड करने से भी आपको समझ में आता है कि इसमें लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आपको लॉजिक को क्लियर करने में आसानी होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सीट भेज रहे हैं और यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वो करिए। उसके अलावा जो बैंक में लेटेस्ट सर्कुलर आते हैं, किसी भी तरह कम से कम उसका हेडिंग और उसका वो पैराग्राफ जहां पर उसके बारे में कुछ खास बातें लिखी हुई है वो करिए। एडवांसेस में अगर हैं तो एडवांसेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। 15 से 20 क्वेश्चन एडवांसेस रिलेटेड आते हैं आपको, तो उसमें बेसिक से लेके अकाउंटिंग टाइप, फैसिलिटी और किसको दी जाती है, कौन कौन से मेजर
प्रोडक्ट टाइप होते हैं, उसमें लोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस बुक में कवर की गई हैं और आपको अपनी सीट में बैठ के देखना है। तो बेसिकली बैंक में या तो डिपॉजिट काउंटर होता है, या एडवांसेस होता है, या आपका कैश काउंटर होता है। तो ये तीनों जो काउंटर हैं आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चनों का रोल प्ले करते हैं, और आप एक जनरल काउंटर पे बैठते हैं जहाँ मिसलिनियस वर्क आता है, तो वो भी ये कवर करता है। ठीक है दोस्तों। और टाइम की बात करें तो हमारे पास जेआईबी हमको करना है, तो जो रेगुलर हमारा सिस्टम रहेगा वो कुछ ऐसा मान लीजिए कि 1 से 2 घंटा डेली का एवरेज रहेगा। और ये जो एवरेज है, ये डेली का एवरेज है। कभी कभी ऐसा होगा 4 आवर की क्लास हो सकती है हॉलीडेज में, और नॉर्मल टाइम में 1 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है। तो ऑन एवरेज 1-2 आवर रहेगा। और आप क्योंकि जेआईबी में हैं और जो रिसेंट जेआईबी में आए उसमें आए हैं, रिसेंट बैंक में आए हैं, तो उन्होंने जो एग्जाम दिया होगा उसमें बहुत सारी बेसिक बैंकिंग आप पढ़ के आए होंगे। उसके बाद आपने करके थोड़ी कॉन्सेप्चुअलिटी क्लियर करी होगी, और अब जो है ये आपका जेआईबी आपको एग्जाम राइट करना है। ठीक है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, टाइम से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप टाइम से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको वेटेज ये मिलता है कि आप एक तरह से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि आपको उस दिन एग्जाम देना है। तो थोड़ा आपके मन में लगता है कि अभी हमने इस पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, तो उसको जरूर करिए। पढ़ने का तरीका क्या होगा कि पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फैक्ट समझिए, और इसके बाद इसको रिवाइज या रिमेम्बर रखिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जेआईबी कहीं नहीं जाएगा, और जेआईबी एटलीस्ट इस बार कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि पेपर आपके 4 हो जाए, अननेसेसरी आपको एक बर्डन पड़ जाए। ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर। बोलिए सर बोलिए। हम बुक कोई बुक फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। देखो, बुक के लिए मैं बताऊं आपको, सबसे पहला बेसिक बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए। बुक कौन सी है? मैकमिलन की बुक्स हैं। मैकमिलन्स का बुक्स जो है उसमें आपका 5th एडिशन तो आपका ये पीपीबी का चलता है आज, जो रेडी है आजकल, और 4th एडिशन आपका एएफबी का और आपका एलआरएबी का चलता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैकमिलन का बुक है 5th एडिशन तो पीपीबी का है, और बाकी दोनों का 4th एडिशन है। बुक बिल्कुल नया लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा तो वो हम आपको क्लास के ड्यूरेशन में करते हैं। सबसे पहला जो है इस बुक को जरूर लेना है। रीजन क्या है कि पूरा कवरेज इस बुक में है। एग्जाम आपका 99% क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। अगर आपके पास समय है और आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए हम आपको बता दें कि जैसा हम सीआईबी वालों के साथ करते हैं, हमारा जो स्टडी मटेरियल है जो तूर सर के साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। तूर सर का जो भी पीपीबी का और आपका एएफबी का और आपका एलआरएबी का जो भी एमसीक्यू है, जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। उसके लिए आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट करके आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे मिलेगा। और जिन लोगों ने भी कोर्स ले लिया उनसे रिक्वेस्ट है इस नंबर पर वो करके अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दें। रीजन क्या है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आपको डेली क्लास के शेड्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। हेलो सर। बोलिए। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी सर? सैटरडे से क्लासेस जो है सैटरडे से शुरू हैं, और जैसा मैंने पहले बताया सबसे पहले हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। आपके पास एम्पल टाइम है। इसके पहले सर मेरा ये पहला अटेम्प्ट था जो 46 मार्क्स ही आए थे। 46 एंड लास्ट एलआरबी में आपका ही सेशन मैंने देखा था 4 to 5 डेज वाला यूट्यूब पे। तो उसमें मेरे को 58 मार्क्स की जरूरत थी बट आ नहीं पाया, 47 पे ही रह गया। मैंने आपकी क्लासेस परचेज की एंड फिर से चलो मैं कोई लग गया बात नहीं। जेबी देखो, के। ये जो आपने पढ़ा हुआ है ये आपको फायदा करेगा। ठीक है। सर एग्जाम फॉर्म कब से आ जाएंगे? एग्जाम फॉर्म मुझे लगता है कि अभी
एक तो जो इनका कोविड वालों का सेंटर है ना, कोविड वालों का जी दोबारा एग्जाम हो रहा है ना, तो हो सकता है कि वो आपको ऐसा सोचें कि कोविड के एग्जाम के बाद आए, जी लेकिन अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल में फॉर्म आएंगे। और बाकी आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती रहेगी आपको। जी सर, यानी एग्जाम तो फिर लेट ही होंगे, जुलाई तक होंगे, जुलाई अगस्त तक। ऐसा मेरा मानना तो है, लेकिन हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जून मान रहे हैं। जी सर। ठीक है। और कुछ कोई पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी आपके मन में ऐसा पॉइंट आ रहा है कि आपको लास्ट टाइम से, लास्ट एग्जाम से कुछ प्रॉब्लम किया जिसने। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए ना सर, ये जो हमको अटेम्प्ट मिलेगा वो किस टाइप से मिलेगा? जैसे फर्स्ट चांस में हम रह गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड किस तरह से रहेगा सर थोड़ा? क्या जी, फिर से बोलना है हुआ है? सर ये हम फर्स्ट टाइम हमने इसके अटेम्प्ट किया था, इसमें हम रह गए थे तीनों सब्जेक्ट में ही। अच्छा, एग्रीगेट का बेनिफिट पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए ऐसा है, बहुत कॉमन सा रूल बताता हूँ आपको, कोई आपको डाउट नहीं होना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपकी स्क्रीन पर तीनों पेपर्स का फॉर्म फिल होता है तो आपको एग्रीगेट बेनिफिट मिलेगा। मींस आपका कोई भी पेपर प्री क्वालिफाई नहीं है। ठीक है। अगर फॉर्म जब फिलअप करते हैं उस समय ऑनलाइन तीनों ऑप्शंस दे रहा है, तो वो अपने रिकॉर्ड से उठा के दे रहा है। और आप ये मानिए कि अगर आपके सामने तीनों पेपर आ रहे हैं फिलअप करने के लिए, तो आप किसी भी पेपर में एटलीस्ट 45, लेकिन इनका सम एटलीस्ट 50 अगर आप करते हैं तो आप पास हो, चाहे आपका 6th अटेम्प्ट हो, चाहे आपका 10th अटेम्प्ट हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो। तो उसमें जो है ये रूल सिंगल अटेम्प्ट में लागू होता है। मींस कभी भी आप, चाहे आपका फर्स्ट हो, फोर्थ हो, लेकिन अटेम्प्ट सिंगल हो, मींस उसी अटेम्प्ट में एटलीस्ट कितना 45, एटलीस्ट 45 और इक्वल टू, और टोटल उसका 100। जैसे मान लिया 45, 60, 45, तो भी आप पास हैं। 45 जरूर आना चाहिए। और दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप एग्रीगेट में पास होते हैं सबसे बढ़िया है, कोई डाउट नहीं रहता है। और किसी अगर पेपर में कम मार्क्स भी आ गए तो आपको एग्रीगेट का बेनिफिट मिल जाता है वहां पर। ठीक है। अगर आपका एक भी पेपर पास, सपोज कीजिए यहाँ पे 44 होते, तो आपका सेकंड तो निकल जाता, लेकिन ये दोनों पेपर अगेन देने पड़ते। और नेक्स्ट टाइम में इन दोनों पेपर में आपको ईच पेपर एटलीस्ट कितने चाहिए होते हैं? 50। 50। ईच पेपर एटलीस्ट 50 चाहिए होते। ठीक है। सर एएफबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखो एएफबी में आप लोगों का बहुत शुरू से ही एक वो रहता है कि कैसे करें कैसे करें। एएफबी का जो कल हमारा सेशन है उसमें बताएंगे, उसमें आपका एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप भी अगर मैं भूलता हूं तो कल पूछिएगा, क्योंकि आज पीपीबी के लिए हमने बनाया था ना। जी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हाँ सर, मेरा ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पीपीबी में 44, ए 49 और 46 ए मार्क्स आया था सर। तो हाँ, तो आपका कोई भी एग्जाम पास नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं आपको सर। एग्रीगेट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक सर। और अगर आपने थोड़ा 5-5 दिन और पढ़ा होता तो शायद आपका जेआईबी निकल भी गया होता। ठीक सर। मतलब काफी आप बिल्कुल निकलने वाली कंडीशन में थे, बस 1-2 मार्क्स में कहीं रह गए ना। ठीक सर। ठीक। अब इस बार करेंगे, आप चिंता नहीं करिए। देखो सबसे पहला मैं आपको एक थंब रूल बता दूं, जो स्टूडेंट लगातार क्लास अटेंड करता है और चीज़ों को सिंसियरली सुनता है तो उसके चांसेस 99% पास होने के हो जाते हैं। 1% मैंने इसलिए रोका, देखो कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी माइंड की भी कैपेबिलिटी होती है, हम चीज़ों को 5 बार पढ़ने से याद कर पाते हैं। कुछ स्मार्ट होते हैं, नेचुरल गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो एक बार पढ़ने से याद कर लेते हैं, तो वहाँ फर्क हो सकता है। अदरवाइज कवरेज की बात करें, जो क्लासेस लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं तो उनका एग्जाम पास हो जाता है। ठीक सर। तो इस सेशन को एंड करें। अभी भी किसी के मन में कोई कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा अभी लास्ट अटेम्प्ट में पीपीबी 53 एंड
ये भी 43 एंड लास्ट पेपर 54 आया सर। अच्छा, आपका एक पेपर में कम रह गया था ना सेकंड वाले में, हाँ यस सर, बट और अब आपका, मेरा लास्ट हाँ, अटेम्प्ट, थोड़ा सा लक आपका वो रह गया ना। वो मेरा 4th अटेम्प्ट है। मैं पहले अटेम्प्ट नहीं किया था, मेरा हम्म, ट्रांसफर तब तमिलनाडु को हुआ था, तब नहीं किया सर। अभी अच्छा, फिर ये आपका 4th अटेम्प्ट था? यस सर, यस सर। अभी मैं IFBF को मैसेज डाला था, वो 4th अटेम्प्ट बोल दिया सर। अच्छा, उन्होंने बता दिया 4th अटेम्प्ट है। यस तो सर। आप इसका देखो, एक इसका प्लस पॉइंट देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर सपोज कीजिए आपका 3rd अटेम्प्ट होता, तो आपको सेकंड पेपर में कितना मार्क्स चाहिए था? 50। 50 सर। और आपका 6 मंथ तो एक्सटेंड हो ही गया ना। तो अगर आपका 6 मंथ एक्सटेंड हो गया और आपको 50 चाहिए था, तो वो एक टफ जॉब होता। रादर आप इस बार तीनों को एक साथ करें, किसी एक पेपर में 45 भी रह जाएंगे तो बाकी के एग्रीगेट से आप पास हो सकते हैं। और आप जैसे जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली 60 प्लस स्कोर नेक्स्ट टाइम में आएगा। लेकिन सारी क्लासेस अभी दोबारा से अटेंड करनी है। रीजन क्या है कि जो हमने स्टडी किया वो भूल जाते हैं हम लोग। यस ठीक सर, है यस सर। वासुदेव जी? यस सर, यस सर। पहले तो मेरा 45 भी नहीं आता सर, तुम्हारे क्लास पे इस ज्वाइन होने के बाद भी 50, 54, 53 आया सर। चलो कोई बात नहीं, अब की इस बार हो जाएगा, आप साथ रहिएगा, ठीक है? सर ठीक है। मेरा AFB और PPB भी बाकी है। हाँ, आपका एक पेपर निकल गया ना। हाँ सर। हाँ, चलो, तो अब आपको 2 पेपर पे रहना है, और थोड़ा सा एक पेपर का बोझ तो कम है, कम से कम आपको। सही है सर। हाँ, लेकिन सिंसियरिटी पूरी रखनी है, क्योंकि आपको 50-50 चाहिए। हाँ सर, पूरा मतलब 50-50 चाहिए सर। 60 की प्रिपरेशन रखनी है आपको। जी सर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक एक पेपर रह गया है, वो लोग भी आपके साथ क्लास में जुड़ेंगे। इसलिए सर उसी चलिए हिसाब दोस्तों, से स्ट्रेटेजी बताना कि हाँ बिल्कुल साथ में रहिए, शुरू से अटेंड करिए, ठीक है? जी जी सर। तो फिर हम लोग आपको कल मिलेंगे। कल हम लोग सेकंड पेपर का स्ट्रेटजी बताएंगे, और उसके बाद हम लोग सैटरडे से हमारा बेसिक क्लास है। मजे मजे में पढ़िए, बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे सब कुछ आपको समझ में आए। आपके JIB के लिए, आपके बैंकिंग के लिए, आपके बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के लिए, सबके लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है?